नमस्कार मित्रों। हिंदी मीडियम के लिए इलाहाबाद की सबसे विश्वसनीय, बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली संस्था डिज़ायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले या फिर इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में इस चैप्टर के एक एक शब्द और एक एक लाइन और एक एक पैसेज को किताब की भाषा में और हमारी आम बोलचाल की भाषा में दोनों तरीके से इतना सरल और इतना आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आज के बाद आपको इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। आज के बाद इस चैप्टर में आप इतने काबिल होंगे कि अगर आप चाहेंगे तो इस चैप्टर को दूसरों को पढ़ा सकेंगे। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ और आज ये है इस चैप्टर का वन शॉट, यानी एक वीडियो लेक्चर में ये पूरा चैप्टर समेट लेंगे हम। जब हम एक ही वीडियो लेक्चर में पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं वन शॉट। यानी हमने इस चैप्टर को छोटे छोटे खंडों में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा और आज हम इस पूरे चैप्टर को एक बार में पढ़ लेंगे। ये तरीका सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे फिजिक्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायो की, चाहे मैथ की, चाहे हिंदी की, चाहे इंग्लिश की। डिज़ायर पॉइंट पर जब एक अध्यापक अपना चैप्टर पूरा कर लेता है तो वो उस पूरे चैप्टर का एक वन शॉट लेता है, यानी पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करता है ताकि बच्चे चीज़ों को जल्दी और सरल तरीके से एक ही वीडियो लेक्चर में पूरा समझ सकें। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं ये मानकर चलूँगा, भले ही मैंने इस चैप्टर को एक बार पढ़ाया है, मैं ये मानकर चलूँगा कि आपने आज तक इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है। आज पहली क्लास है आपकी और आज ही इस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं थोड़ा एसी कम कर लूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। चलिए देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग, सबसे पहले चैप्टर का नाम समझिए। लॉस्ट मतलब खोया हुआ, स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु। अब बेटा, प्रकृति में जब बसंत ऋतु आती है ना तो चारों ओर फूल ही फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आती हैं और चारों ओर प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है। तो जिस तरह से प्रकृति में बसंत ऋतु आती है उसी तरह से मानव जीवन में भी बसंत ऋतु आती है और वो बसंत ऋतु होती है उसका बचपन। बचपन में ना आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, ना आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना होता है और ना ही आपको बड़े होकर कोई बड़ा अधिकारी या कोई विशेष पद हासिल करना होता है। बचपन में आप चिंता से मुक्त होते हैं, बस खेलते हैं, खाते हैं और सोते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि वो बचपन से ही काम करने लगते हैं, बचपन से ही उन पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बचपन से ही उनके पास ना तो पहनने को कपड़े होते हैं, ना चप्पल और जूते होते हैं, ना सर ढकने के लिए छत होती है और ना ही पेट भरने के लिए भोजन होता है। हमारे समाज में आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे इसी दुनिया में, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे शब्दों को पकड़िए। मेरे शब्द क्या कहते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब प्रकृति का जब वसंत खो जाए। और मानव जीवन में लॉस्ट स्प्रिंग कब है?
जब मानव का, मनुष्य का बचपन खो जाए, बचपन से ही आप पर जिम्मेदारियां आ जाएं, तो ऐसे बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है जो बहुत गरीब हैं और पेट भरने के लिए ना तो भोजन है और ना तन ढकने के लिए कपड़े हैं और ना सर ढकने के लिए छत है। तो ऐसे बच्चों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब खोया हुआ बसंत, यानी खोया हुआ बसंत ऋतु। लेकिन मानव जीवन में बसंत क्या है? बचपन, यानी खोया हुआ बचपन। जब बचपन किसी का खो जाए तो उसके जीवन की सारी सुंदरता ही समाप्त हो जाती है, और प्रकृति का बसंत खो जाए तो प्रकृति की सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। लेखिका हैं अनीस जंग। मैं शुरू करता हूं अपने अध्याय को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में आपको 2 लड़कों के बारे में पढ़ना है। एक का नाम है साहब, दूसरे का नाम है मुकेश। यानी लॉस्ट स्प्रिंग में आपको 2 कहानियां पढ़नी है, और दोनों लड़के बहुत गरीब हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। चलता हूं, मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। जो हमारी सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी की पुस्तक दिखा दूं ताकि आप इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पर देखिए, ये लिखा भी है बहुत सटीक शब्दों में, बहुत आसान तरीके से, कि यहाँ पर है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ वसंत, और नीचे लिखा है स्टोरीज, कहानियां ऑफ स्टोलन, चुराए गए चाइल्डहुड, बचपन की, चुराए गए बचपन की कहानियां, यानी ऐसा बचपन जो चोरी हो गया, या फिर ऐसा बचपन जो पूरी तरीके से गायब हो गया है, पूरी तरीके से जीवन में रह ही नहीं गया है। चुराया गया ही कह दीजिए, कौन सी दिक्कत है। समाज बच्चों का बचपन भी चुरा लेता है। समाज बहुत निर्दयी है। अगर आप कमज़ोर हैं तो ये समाज आपको जीने नहीं देगा। और वो बच्चे जिनके माता पिता कमज़ोर हैं, बहुत कम आयु में ही काम करने लगते हैं, जीविकोपार्जन करने लगते हैं, यानी कमाने लगते हैं, और अपने परिवार का बोझ उठाने लगते हैं। चलिए, कहते हैं कि पहली वाली जो कहानी है ये है, ये समटाइम्स, कभी कभी, आई मुझे फाइंड मिल जाता है ₹1, ₹1 इन द गार्बेज। गार्बेज मतलब कूड़े में। कभी कभी मुझे कूड़े में ₹1 मिल जाता है। ये हमारी पहली कहानी है कि कभी कभी मुझे कूड़े में ₹1 मिल जाता है। तो चलिए मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूँ, और इस कहानी को आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सरल शब्दों में और बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इस कहानी से, यानी इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो कहते हैं कि वाई, क्यों, डू यू, तुम, डू करते हो, दिस, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अनीस जंग पूछ रही हैं कि तुम यहाँ क्यों करते हो। आई, मैंने, अनीस जंग के लिए लगा है आई, ठीक है। आस्क पूछा, साहब, साहब हमारा पहला वाला लड़का है जो कूड़ा बिनता है। कूड़ा बिनने वाले लोग आते हैं ना आपके गली मोहल्ले में, कूड़ा खरीदने वाले लोग आते होंगे। और शहर अगर आप इलाहाबाद कभी आ जाएं तो यहाँ पर कूड़ा बिनने वाले भी मिलेंगे आपको। वो गली गली जाके कबाड़ कूड़ा सब इकट्ठा करते हैं और फिर उसको ले जाके बेचते हैं, या फिर पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कूड़ा बीनने वाले बच्चों को देखा है यहीं इलाहाबाद में अपने, ठीक है। आई, मैं आस्क पूछती हूँ साहब, साहब से, होम, जिससे आई इनकाउंटर, मेरी मुलाकात होती है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह या फिर प्रत्येक सुबह। स्क्राउचिंग, वो ढूंढता रहता है, फॉर गोल्ड, गोल्ड मतलब पैसा या धन। अब उस बच्चे के लिए हर वो चीज़ धन है जिससे उसकी जीविका अर्जित हो जाए। प्लास्टिक की बोतल ले जाकर बेच देता है तो प्लास्टिक की बोतल भी उसके लिए धन है। उसमें उसको खाने को कुछ मिल जाता है अगर, तो वो खाने वाली चीज़ भी उसके लिए धन है, क्योंकि खाएगा तो जिंदा रहेगा। प्लास्टिक की बोतल ले जाकर बेचेगा, पैसे मिलेंगे, खाएगा ही ना। तो हर एक चीज़ जिससे उसको धन मिल जाए या पेट भरने की कोई चीज़ मिल जाए, हर एक चीज़ उसके लिए धन है, ठीक। द गार्बेज, कूड़े के डंप्स, ढेर में, ऑफ माई, मेरे नेबरहुड, पड़ोसी के। वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती हूँ
जिससे मेरी मुलाकात हो जाती है प्रत्येक सुबह, और वो ढूंढता रहता है गोल्ड धन या फिर पैसा इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोसी के। तो आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती हूँ, आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जो मुझे हर सुबह स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, अब उल्टा पढ़ेंगे, माई नेबरहुड, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के गार्बेज डंप, कूड़ा फेंकने के स्थान पर या फिर कूड़े के ढेर में, डंप मतलब ढेर ही होता है, तो कूड़ा फेंकने के स्थान पर स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, पैसा ढूंढते हुए इनकाउंटर मिल जाता है या फिर मिलता है। तो तुम यहाँ क्यों करते हो? मैं साहब से पूछती हूँ, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन ढूंढते हुए मिलता है। साहब ने लेफ्ट। अब देखिए, उन्होंने उससे प्रश्न पूछा, फिर उसके बाद बताती हैं कि वो प्रत्येक सुबह मुझे मिलता है, वो मेरे पड़ोसी जहाँ कूड़ा फेंकते हैं वहीं पर कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढता रहता है, उसमें पैसा ढूंढता रहता है, धन ढूंढता रहता है। फिर इन्होंने साहब की बात का इंतजार नहीं किया, बल्कि ये साहब के बारे में आपको बता रही हैं। कहते हैं कि साहब लेफ्ट, साहब ने छोड़ दिया ही इज होम, अपना घर, लॉन्ग गो, बहुत पहले। साहब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट, उसका घर स्थित था द ग्रीन फील्ड्स, हरे खेतों में, ऑफ ढाका, ढाका के, उसका घर ढाका के हरे खेतों में या फिर हरे भरे खेतों में स्थित था, सेट अमिस्ट था, स्थित था। हीज होम, उसका घर, इज नॉट इवन अ डिस्टेंस, उसके घर की डिस्टेंस, दूर दूर तक मेमोरी ही नहीं है, उसको याद ही नहीं है, और अब तो उसे दूर दूर तक अपने घर की कोई याद ही नहीं है। अर्थात साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था और उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित था, और उसके घर की उसे दूर दूर तक कोई याद भी नहीं है। There were many storms, वहां पर बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे, बहुत सारे तूफान आते थे, वहां बहुत तूफान आते थे। That swept away, जो बहा कर ले जाते थे या उड़ा कर ले जाते थे, their field, उनके खेतों को, and home, और उनके घरों को। वहां पर बहुत तूफान आते थे जो उनके घरों को और उनके खेतों को उड़ा ले जाते थे या बहा ले जाते थे। His mother, उसकी माँ, टेल्स हिम, उसे बताती है, उसकी माँ उसे बताती है, वो नहीं जानता, वो बहुत छोटा रहा होगा, या शायद वो अपने माँ के गर्भ में रहा होगा, या हो सकता है वो पैदा ही ना हुआ हो, तभी उसके घर वालों ने घर छोड़ दिया, वो स्थान छोड़ दिया। उसकी माँ उसको ऐसा बताती है, वो नहीं जानता। His mother tells him, उसकी माँ उसे ऐसा बताती है, That's why, और इसीलिए, दे, उन्होंने, लेफ्ट, छोड़ दिया, इसीलिए उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया, लुकिंग, ढूंढना, फॉर गोल्ड। देखिए, इज एम आर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मैंने आप ग्रामर की क्लास में बताया था कि जब इज एम आर की प्रयोग ना हुआ हो तो हम इसको कह देंगे अभी नहीं, अभी समय नहीं है, तो आप इसको कह दीजिए लुकिंग को ढूंढते हुए, ठीक है, करते हुए, पढ़ते हुए, चलते हुए। लेकिन आप लोगों ने तो ग्रामर की क्लास की नहीं होगी क्योंकि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ। ग्रामर की क्लासेस के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए, चाहे फिजिक्स पढ़ना हो, चाहे मैथ पढ़ना हो, चाहे हिंदी पढ़ना हो, चाहे इंग्लिश पढ़ना हो, कंप्लीट कोर्स, कोर्स के नोट्स यानी क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, फिजिक्स में भी नोट्स चाहिए आपको, तो कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट नोट्स, डाउट सेशन और कंप्लीट बैच के लिए कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, आप हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल का नाम डिज़ायर पॉइंट दिख ही रहा है, बस यही डिज़ायर पॉइंट जाकर प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए, हमारा ऐप आ जाएगा। जो चैनल का डीपी लोगो है वही लोगो है ऐप का भी। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा, पासवर्ड बना लीजिएगा, आप कहाँ के निवासी हैं सारी डिटेल्स सही सही भर दीजिएगा ताकि कभी कोई आपका अकाउंट हैक ना कर सके। ऐप पर आपको ग्रामर की क्लासेस,
नोट्स, कंप्लीट कोर्स, सभी सब्जेक्ट, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है धन या पैसा, सोना ना। कहेंगे गुरुजी गोल्ड मतलब तो सोना पढ़े थे, यहाँ पे धन से मतलब है, संपत्ति से मतलब है, पैसे से मतलब है। और पैसों की तलाश करते हुए इन द बिग सिटीज, बड़े शहर में आ गए, वेयर जहाँ ही वहाँ नाउ अब लिप्स रहता है। और पैसों की तलाश करते हुए वो इस बड़े शहर में आ गए जहाँ पर वो अब रहता है। तो देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स। वहां पर बड़े बड़े तूफान आते थे जो उनके खेतों को और घरों को बहा ले जाते थे या उड़ा ले जाते थे। ठीक है, हीज मदर्स टेल्स हिम, सॉरी मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है कि वहां बड़े बड़े तूफान आते थे जो उनके खेतों को और घरों को बहा ले जाते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने उस शहर को या फिर उस स्थान को या फिर ढाका को, आपके अध्यापक जिस तरीके से पढ़ाएं उनसे बहस मत कीजिएगा, तीनों तरीका सही है। ठीक है, ढाका को छोड़ दिया, और इसीलिए उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया और धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां वहां अब रहता है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एल्स इसके अलावा, टू डू करने को, करने के लिए मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। ही मटर्स, वो बुदबुदाते हुए कहता है, वो धीरे से कहता है अरे मेरे पास ना करने के लिए इसके अलावा कुछ है नहीं, मेरा यही काम है। लुकिंग अवे, निगाह बचाते हुए या फिर इधर उधर देखते हुए, मेरी निगाह में नहीं देख रहा था वो, मेरी नज़र से नज़र नहीं मिला रहा था वो, तो निगाह बचाते हुए उसने बुदबुदाते हुए कहा कि मेरे पास करने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से, मैंने कहा, ग्लिबली, स्कूल जाया करो। आई से, मैंने कहा, ग्लिबली, बड़ी चतुराई से, मतलब उसको मैं सलाह दे रही थी, अरे तब स्कूल जाया करो, मैंने बड़ी चतुराई से कहा। रियलाइजिंग, और एहसास हुआ, इमीडिएटली, तुरंत ही, और तुरंत ही मुझे एहसास हुआ कि हाउ कि कितनी हॉलो, खोखली, द एडवाइस, यह सलाह, मस्ट साउंड, लगी होगी। उसे ये सलाह कितनी खोखली लगी होगी, अर्थात जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, जूता चप्पल नहीं पहन पा रहा है, नंगे पैर घूम रहा है, वो पढ़ने जाएगा कि पहले पेट भरने की व्यवस्था करेगा, पता चले वहां पढ़ रहा है, भूख लगी या मर जाएगा वहीं, तो उसको क्या सलाह दे रहे हो? उसको खाने की व्यवस्था कराओ, फिर उसके बाद पेट भर जाए तो पढ़ने की व्यवस्था कराओ उसकी। तो आपने कहा तो बड़ी बुद्धिमानी से कि स्कूल जाया करो, लेकिन फिर वो तुरंत कहती हैं कि मुझे तुरंत ये एहसास हो गया या फिर तुरंत ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी। आप सभी बच्चे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे और अपने सभी दोस्तों को डिजायर पॉइंट के बारे में बताएंगे, ताकि आपके विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी डिजायर पॉइंट के अध्यापकों से पढ़ सकें और यहाँ पर जुड़कर वो भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। फिर आगे, देयर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है। देयर इज, मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल है ही नहीं, या फिर मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है। वेन, जब, दे मतलब कोई भी व्यक्ति, जब वे लोग बिल्ड बनवाएंगे वन, एक स्कूल, जब वे लोग स्कूल बनवाएंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। दे यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि मतलब कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है, मैं, आप, आपके पिताजी, नेताजी, कोई भी। जब कोई स्कूल बनवाएगा तब मैं जाऊंगा। फिर आ गया, कितने पेजेस हैं मैं देख लूं, क्योंकि अगली क्लासेस का भी टाइम रहता है ना। हाँ 3 है, कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। आगे कहती हैं, क्या कहती हैं,
इफ आई, यदि मैं स्टार्ट बनवाऊंगा स्कूल, एक स्कूल, अगर मैं एक स्कूल बनवाती हूँ, विल यू कम, तो क्या तुम पढ़ने आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा हाफ जोकिंगली, मजाक करते हुए। मैंने हाफ जोकिंगली पूछा, मैंने यूं ही मजाक करते हुए पूछा, या फिर मैंने थोड़े से मजाक भरे अंदाज में पूछा कि यदि मैं स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम पढ़ने आओगे? यस, हाँ, ही सेज, वहाँ कहता है, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली, खुल कर मुस्कुराते हुए वो कहता है, हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज, कुछ दिन लेटर बाद, आई सी, मैं देखती हूँ, हिम की वहाँ, रनिंग, भागता हुआ, अब टू मी, मेरी ओर आ रहा था या फिर मेरे पास आ रहा था। कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ कि वो भागता हुआ मेरे पास आता है, या फिर कुछ ही दिन बाद मैं देखती हूँ कि वह मेरे पास दौड़ कर आता है। इज योर, क्या आपका स्कूल स्कूल रेडी, तैयार हो गया? क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर, समय लगता है, टू बिल्ट, बनने में, आ स्कूल स्कूल, स्कूल बनने में समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ, एम्बैरेस्ड, ग्लानी से भरकर, ग्लानी से भरकर, एट हैविंग, क्योंकि हैविंग मेड, मैंने कर दिया था, प्रॉमिस, एक ऐसा वादा, क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा कर दिया था, दैट जिसे वाज नॉट मिंट, मैं मेंट नहीं करना चाहती थी, जिसे मैं पूरा नहीं करना चाहती थी। तो एक ऐसा वादा करने की वजह से जिसे मैं पूरा नहीं करना चाहती थी, मैं ग्लानी से भर कर कहती हूँ, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में समय लगता है। बट, लेकिन, प्रोमिसेस, वादे, लाइक माइन, मेरे वादों की ही तरह बहुत सारे प्रोमिसेस, बहुत सारे वादे, अबाउंडेड, भरे पड़े हैं, इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में, ऑफ हिज ब्लीक, उसके फीके वर्ल्ड, संसार के, उसके फीके संसार के हर कोने में मेरे वादे की ही तरह ना जाने कितने वादे भरे पड़े हैं। यानी कह रहे हैं रोज उसको दो लोग मिलते हैं, कोई कहता होगा कि चलो तुमको चप्पल दिला दे रहे हैं, कोई कहता होगा चलो तुमको खाना खिला दे रहे हैं, कोई कहता होगा चलो तुमको कपड़े दिला दे रहे हैं, और वो बेचारा उम्मीद लगाए बैठा रहता है, लेकिन लोग वादे पूरे नहीं करते। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पर वही बात कही गई कि टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। यानी एक ऐसा वादा जो मैं वास्तव में पूरा ही नहीं करना चाहती थी, ऐसा वादा करने की वजह से मैं ग्लानि से भरकर कहती हूँ कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन मेरे जैसे वादे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं, या फिर मेरे ही वादे की तरह ना जाने कितने वादे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स, महीनों तक, ऑफ नोइंग, जानने के, हिम, उसको, महीनों उसको जानने के बाद, आफ्टर मंथ्स, महीनों, नोइंग हिम, उसको जानने के बाद, महीनों उसको जानने के बाद, आई, मैं आस्क, पूछती हूँ, हिम, उससे, हीज नेम, उसका नाम, महीनों उससे, उसको जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। मतलब उसको महीनों जानने के बाद, मतलब कई महीनों तक उससे मुलाकात होती रही, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं पूछा था, लेकिन फिर वो कहती हैं कि उसको महीनों जानने के बाद मैं उसका नाम पूछती हूँ, या फिर मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहब ए आलम, साहिब आलम, शॉर्ट में हम कहेंगे साहब, साहिब आलम ही, वहाँ अनाउंसेस, घोषणा करता है, घोषणा करता है अर्थात बताता है, वहाँ बताता है, साहिब आलम ही, वहाँ डज नॉट नो, नहीं जानता, वाट इट, कि इसका मीन्स, मतलब क्या है, वो इसका मतलब नहीं जानता, अर्थात उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता है। इफ, यदि, ही, वहाँ न्यू, जान जाए, इट्स मीनिंग, अपने नाम का अर्थ या फिर अपने नाम का मतलब,
आगे लिखा है कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। लॉर्ड, मालिक ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का, जो कि इस ब्रह्मांड का मालिक होता है, अर्थात उसके नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का मालिक। अगर वो ये जान जाए, इफ ही न्यू, अगर वो ये जान जाए, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, तो उसे बड़ी कठिनाई होगी बिलीविंग, विश्वास करने में, इट, इस पर। तो इसे इस पर विश्वास ही नहीं होगा, अर्थात वह इस पर विश्वास ही नहीं करेगा, अर्थात वो अपने नाम के अर्थ पर विश्वास ही नहीं करेगा। ठीक। तो वह घोषणा करता है या फिर वो बताता है, साहिब आलम, वह नहीं जानता कि उसके नाम का क्या अर्थ है। अगर उसे अपने नाम का अर्थ पता चल जाए, जो कि संसार का मालिक होता है, तो उसे अपने इस नाम पर विश्वास ही नहीं होगा। अनअवेयर, वो अनजान है, ऑफ वाट हिज नेम, उसके नाम के रिप्रेजेंट्स, अर्थ से। वो अनजान है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम का क्या तात्पर्य है, अर्थात वो अपने नाम के अर्थ से अनजान है। ही रोम्स, वो भटकता रहता है या फिर घूमता रहता है द स्ट्रीट, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। वो अपने नाम के अर्थ से अनजान है और वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता है। अब उसके दोस्तों के बारे में लिखती हैं कि एन आर्मी, यह एक सेना है, ऑफ बेयर फुट, नंगे पैर बॉयज, लड़कों की। ये नंगे पैर घूमने वाले लड़कों की एक ऐसी आर्मी है, एक ऐसी सेना है, हु, जो अपीयर, प्रतीत होती है, यानी दिखाई पड़ती है, लाइक मतलब की तरह, किसकी तरह, द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों की तरह, जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई पड़ती है, एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाती है, एट नून, नून मतलब दोपहर, और दोपहर को गायब हो जाती है। अर्थात वह अपने नाम के अर्थ से अनजान है। ठीक है, 1 मिनट बेटा, कॉल आ रहा है, चलो कॉल तो बाद में भी अटेंड किए जा सकते हैं। वह अपने नाम के अर्थ से अनजान है और वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। जो नंगे पैर वाले लड़कों की एक ऐसी सेना है, या फिर ऐसे कह दीजिए कि उसके मित्रों की जो मंडली है, वो नंगे पैर घूमने वाले लड़कों की एक ऐसी सेना है, जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई पड़ती है और दोपहर में गायब हो जाती है। यानी दोपहर में वो सब अपने अपने घर चले जाते होंगे और पूरा सुबह एकदम निकलते होंगे, पूरा कूड़ा बिनकर वापस अपने घर। तो ये नंगे पैर घूमने वाले लड़कों की एक ऐसी सेना है, जो सुबह के पक्षियों की भांति दिखाई पड़ती है और दोपहर में गायब हो जाती है। यानी जैसे सुबह पक्षी दिखाई पड़ते हैं लेकिन दोपहर को नहीं दिखाई पड़ते, दोपहर के सारे पक्षी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन सुबह सारे पक्षी आपके दरवाजे पर, आपके छतों पर मंडराते हुए दिखेंगे आपको। बात समझ में आ गई? ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ईच मतलब प्रत्येक, देम मतलब उनमें से, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने लगी थी। महीनों के परिचय के बाद, ओवर द मंथ, महीनों उन सब से मिलते रहने की वजह से मैं उनमें से हर एक को रिकॉग्नाइज करने लगी थी, पहचानने लगी थी। अर्थात महीनों से मिलते रहने की वजह से मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगी हूं। वाई, क्यों? आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, चप्पल मतलब चप्पल, वियरिंग मतलब पहन रखी है। वाई आरंट नॉट यू, आर नॉट मतलब नहीं, यू मतलब तुमने, वाई मतलब क्यों, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। आई, मैं आस्क पूछती हूँ, वन उनमें से एक से, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ कि आखिर तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग देम, उन्हें ब्रिंग देम नहीं करती, ब्रिंग देम डाउन, उन्हें नीचे नहीं उतारती, मेरी चप्पलों को मेरी माँ नीचे नहीं उतारती, फ्रॉम द सेल्फ। एक शब्द आया है सेल्फ। आम बोलचाल की भाषा में हम, देखिए शुद्ध भाषा में तो हम इसको ताक या ताड़ कह सकते हैं। ठीक है, मेरी माँ उन्हें ताक से या टाड़ से या अटारी से
हम कहते हैं ना कि भैया हमारे घर में देखिए, या तो ये ताक कहा जा सकता है, या टाण कहा जा सकता है, या अटारी कहा जा सकता है। और हम आम बोलचाल की भाषा में गांव में हम इसे कहते हैं टाड़ा। ठीक, कि टाड़ा पर रखा है मेरा चप्पल, या फिर टाड़ा पर रखा है कोई सामान। जैसे छत है हमारे घर की, तो छत के बिल्कुल ठीक नीचे, जैसे यहाँ तक ये छत है, तो ये एकदम यहाँ तक ये वाला स्थान, जो छत के ठीक नीचे एक छोटी सी छत होती है, छोटी सी एक स्थान होती है, पटरी टाइप में बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं टाड़ा। ठीक है, जैसे ये हमारे घर की छत है, ये तो हमारे घरों में टाड़ा बनवा दिया जाता है ये ऐसे, और ये पूरा गोलाई में होता है, चारों ओर होता है, और इस पर कोई सामान हम लोग फेंक देते हैं, अपनी गेंद फेंक देते हैं, किताबें फेंक देते हैं, तो इसको बोलते हैं टाड़ा। आपके घर में इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप समझ गए हैं तो, ताकि जो बच्चे किसी अन्य क्षेत्र से पढ़ रहे हों, जैसे हमारे यहाँ से बिहार के भी बच्चे पढ़ते हैं, उत्तराखंड के भी बच्चे पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश तो हमारा इलाहाबाद में संस्था चलती ही है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि सबको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। जो हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि सबका सिलेबस ही एनसीईआरटी है, सबको वही पढ़ना है, बस बोर्ड अलग अलग है, किसी का उत्तराखंड है, किसी का झारखंड है, किसी का बिहार है, किसी का मध्य प्रदेश है, किसी का उत्तर प्रदेश है। तो आपके क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, टाक बोलते हैं, टाणा बोलते हैं, अटाड़ी बोलते हैं, या टाण बोलते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए, अगली बार जब मैं इसको दोबारा कभी पढ़ाऊँ तो एक और शब्द जोड़ सकूँ टाक टाड़ा अटारी के अलावा भी। और जो बच्चे आपके क्षेत्र के हैं वो जाकर कमेंट में देख लें, किसी ना किसी बच्चे ने इसका अर्थ जरूर बता दिया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। फिलहाल चलते हैं आगे। मेरी माँ उन्हें ताक से, अटारी से या टाड़ा से नीचे नहीं उतारती। ही आंसर्स, वहाँ उत्तर देता है सिंपली, बड़ी ही सरलता से, वहाँ बड़ी सरलता से उत्तर देता है, या फिर वो बड़ा सीधा सा उत्तर देता है। मेरी माँ उन्हें ताक या टाड़ या अटारी या टाड़ा से नीचे नहीं उतारती। इवन इफ, यदि सी, वहाँ डिड उतार भी दे, अगर वह इन चप्पलों को टाक से उतार भी दे, तो ही, तो यहाँ विल थ्रो देम, फेंक देगा ऑफ उन्हें, तो यहाँ उन्हें फेंक देगा। अपनी बातों को रफू करते हुए एक दूसरा लड़का कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास चप्पल नहीं है, टाड़ पर रखी है। वो माँ मेरी टाड़ से नीचे नहीं उतारती। तो फिर उसका एक दोस्त है बगल में, वो कहता है कि अरे रुको यार, मैं भी थोड़ा जोड़ दूं। वो कहता है कि अगर ये वो उतार भी देती है ना, तो ये उन्हें फेंक देगा, इसको चप्पल पहनने की आदत ही नहीं है। मतलब कभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो हम किसी से ये नहीं कहते कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो हम कहते हैं भैया ऐसा है कि ये है मेरे पास वस्तु, लेकिन मैं इसका प्रयोग नहीं करता, मुझे आदत नहीं है। ठीक, इवन इफ शी डिड, अगर वह उन्हें नीचे उतार भी दे, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो यहाँ उन्हें फेंक देगा। एड्स, कहता है अनदर, दूसरा बॉय, दूसरा लड़का। दूसरा लड़का कहता है हु इज वियरिंग, जिसने पहन रखा है शूज, जूते, जिसने जूते पहन रखे हैं। दैट डू नॉट मैच, मैच ही नहीं करते, जो बेमेल हैं, अर्थात एक जूता किसी कंपनी का तो एक दूसरा जूता किसी कंपनी का, एक जूता लाल रंग का तो दूसरा जूता हरे रंग का, सफेद रंग का, काले रंग का। दूसरा लड़का उत्तर देता है, या फिर दूसरा लड़का कहता है जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं। यानी दूसरा लड़का जिसने जूते बेमेल पहन रखे हैं, या जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं, कहता है कि अगर इसकी मम्मी टाक से चप्पल को उतार भी दे, तो वह उन्हें फेंक देगा। इवन इफ सी डिड, यदि वह उन्हें नीचे उतार भी दे, यानी चप्पलों को नीचे उतार भी दे, कौन, सी, उसकी माँ, तो यह उन्हें फेंक देगा। व्हेन, जब, आई कमेंटेड, मैं टिप्पणी करती हूँ, ऑन इट, उससे, जब मैं उससे इस पर टिप्पणी करती हूँ, अर्थात कि तुमने बेमेल जूते क्यों पहने हैं, जब मैं उससे इस बारे में पूछती हूँ, या फिर जब मैं इस बारे में टिप्पणी करती हूँ, ही, वहाँ
सफल हीज फीट, तो अपने पैरों को सफल करता है, इधर उधर रगड़ता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता है। जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, या फिर जब मैं उसके बेमेल जूतों पर टिप्पणी करती हूँ, टिप्पणी करना मतलब पूछना कि बेमेल क्यों पहने हैं, तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता है। क्लियर यहाँ तक? बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज कहता है अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का। एक तीसरा लड़का कहता है हु, जिसने हैज नेवर, जीवन में कभी भी नहीं ओन रखा, पेयर, एक जोड़ी, ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूतों का ओनर होना, मालिक होना, नेवर, कभी भी नहीं रहा। जो कि अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूतों का मालिक नहीं रहा। आई वांट शूज, मुझे जूता चाहिए, या फिर मुझे जूते चाहिए। एक तीसरा लड़का जिसने या फिर जिसके पास जीवन में कभी भी जूते नहीं रहे कहता है, सेज थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर इन हिज लाइफ, जिसके पास जीवन में कभी जूते ही नहीं रहे। सेज कहता है आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग, यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, देश भर में यात्रा करते हुए, आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन, बच्चों को, वॉकिंग, चलते हुए, बेयर फुट, नंगे पैर। देश भर में यात्रा करते हुए मैंने लड़कों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज, और गांवों में, रोड्स मतलब ये हो जाएगा शहरों की सड़कों पर और गांवों की सड़कों पर। तो पूरे देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों और गांवों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, मतलब लैक मतलब कमी, ऑफ मनी मतलब पैसा, ऐसा पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, बल्कि ये एक परंपरा है, टू स्टे, रहने की, बेयर फुट, नंगे पैर, बल्कि नंगे पैर रहने की परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, उनमें से एक एक्सप्लेन करते हुए कहता है, उनमें से एक समझाते हुए कहता है कि हम लोग नंगे पैर इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत पैसा है। नंगे पैर तो हम इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भैया ये परंपरा है। हमने पूरे देश भर में जब यात्रा की है तो हमने देखा है कि लोग नंगे पैर रहते हैं, गांवों के लोग भी नंगे पैर रहते हैं, शहरों के लोग भी नंगे पैर रहते हैं। तो पूरे देश भर में यात्रा करते हुए मैंने गांवों और शहरों की सड़कों पर लड़कों को नंगे पैर टहलते हुए देखा है, या फिर शब्दों को बहुत सुधार कर ऐसे कह सकते हैं कि देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों और गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। और इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, बेयर फुट मतलब होता है नंगे पैर, ऐसा पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन उनमें से एक कहता है। ठीक है, अब आई वंडर, मैं हैरान होती हूं, इफ की क्या, दिस यहाँ, इज ओनली केवल है, एन एक्सक्यूज एक बहाना, मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि क्या ये केवल एक बहाना नहीं है, टू एक्सप्लेन, वर्णन करने का, अवे अ परपेचुअल स्टेट, नियमित बने रहने वाली या निरंतर बनी रहने वाली, पुअर्टी, गरीबी की स्टेट, दशा। मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि क्या गरीबी की सतत बनी रहने वाली दशा, या नियमित रूप से बनी, सतत ही कह लीजिए, सतत मतलब जो हमेशा बना रहे, गरीबी की सतत बनी रहने वाली दशा की व्याख्या करने का ये एक बहाना मात्र नहीं है। मैं हैरान हूं कि क्या हमेशा बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने के लिए यह सिर्फ एक बहाना नहीं है। ठीक,
अब अपने शब्दों में थोड़ा सा एक जादू, यहाँ पर एक मैं आपको लाइन थोड़ा समझा दूं। ये जो लाइन लिखी है वन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इस वन एक्सप्लेनेशन शब्द को समझ लीजिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनमें से एक लड़का एक्सप्लेन करते हुए कहता है, या फिर बहुत सारे लोग दुनिया में सच में नंगे पैर रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, और ये एक परंपरा वास्तव में है। कभी कभी कुछ लोग मन्नत मांग लेते हैं तो कुछ समय के लिए, लंबे समय तक के लिए नहीं, केवल कुछ समय के लिए, 10 दिन, 15 दिन, सप्ताह, जितने दिनों के लिए होती हो वो मन्नत उनकी, उतने दिन वो नंगे पैर रहते हैं। तो यहाँ पर अनीस जंग एक तरह से ऐसे भी समझा रही हैं हमको कि नंगे पैर रहने का ये जो औचित्य है, नंगे पैर रहने का ये जो औचित्य है, इसको एक्सप्लेन करने का यह केवल एक बहाना मात्र है। नंगे पैर रहने की दशा, यानी हमने एक बहाना बना लिया है कि हमारे पास नहीं है कोई चीज़, तो हम उसके लिए एक बहाना बना देते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि ये एक परंपरा है। यानी हम किसी न किसी चीज़ को जोड़ देते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम कह देते हैं कि अरे ऐसा है कि गाड़ी है घर में, लेकिन घर वाले देते ही नहीं है। ये वन एक्सप्लेनेशन है, यानी ये एक तरह से एक्सप्लेनेशन है। जब हमारी चीज़ें कुछ बिगड़ जाती है तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप होमवर्क करके नहीं जाते तो आप कहते हैं गुरुजी किया तो था लेकिन कॉपी घर छूट गई, तो ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन मतलब आप समझा रहे हैं, वास्तव में आपने होमवर्क किया ही नहीं है। आपके पास गाड़ी है ही नहीं, घर वाले नहीं दे रहे, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं। हम बस एक बहाना बना देते हैं कि अरे यार ऐसा है कि ये परंपरा है, मेरे पास है चप्पल, ऐसा नहीं है, लेकिन नंगे पैर रहना ये परंपरा है, मैंने मन्नत मांगी है कि मैं तब तक नंगे पैर रहूंगा जब तक मैं देवी जी के दर्शन नहीं कराता। ठीक है, तो ये कह रही हैं यहाँ पर, मैं एकदम साइड होके सरल शब्दों में आपको समझा दूं कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा पैसों की कमी की वजह से नहीं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पैर रहना ये एक परंपरा है। ठीक है, तो ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। और फिर कहते हैं कि वन एक्सप्लेनेशन, यानी नंगे पैर रहने के औचित्य को सिद्ध करने का ये बस एक स्पष्टीकरण है, यह बस एक बहाना है। वो लोग जो बच्चे हैं वो नंगे पैर हैं, तो नंगे पैर रहने का जो औचित्य है, यानी नंगे पैर होने का जो कारण है, उसको छुपाने के लिए ये सिर्फ एक बहाना है, ये सिर्फ एक स्पष्टीकरण है। नंगे पैर होने के असली कारण को छुपाने के लिए ये बस एक स्पष्टीकरण है, ये बस एक बहाना मात्र है। ठीक, इस तरीके से भी कह सकते हैं, यानी लेखिका दो तरह से कह सकती हैं। अब एक मैं अपने शब्दों में समझूं तो उनमें से एक बहाना बनाते हुए ऐसा कहता है, वन एक्सप्लेनेशन, उनमें से एक ऐसा कहता है कि ऐसा है पैसा बहुत है लेकिन चप्पल नहीं खरीदता क्योंकि मैंने मन्नत मांगी है। और लेकिन भले ही आप अध्यापक से कहें कि गुरुजी कॉपी घर छूट गई, होमवर्क तो किया था, लेकिन अध्यापक जानता है कि इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, तो अध्यापक अपने तरीके से समझेगा कि ये बहाना बना रहा है। तो लेखिका अपने तरीके से समझे तो वो कह रही है कि नंगे पैर रहने का ये जो औचित्य है, अर्थात जिस वजह से ये नंगा पैर है, उस वजह को छुपाने के लिए ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, ये सिर्फ स्पष्टीकरण दे रहा है, ये सिर्फ बहाना बना रहा है। तो अपने नंगे पैर रहने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए, यानी कि मैं मन्नत मांग के बैठा हूँ इसलिए मैं नंगे पैर हूँ, ये बहाना बना रहा है, ये स्पष्टीकरण दे रहा है। और बहुत सरल शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उनमें से एक बहाना बनाते हुए या फिर समझाते हुए कहता है, जैसा आपको याद हो जाए। ठीक, क्योंकि अध्यापक को पता है कि आप होमवर्क करके नहीं आए हैं, तो अध्यापक अपने तरीके से सोचेगा और आप बहाना बना रहे हैं तो आप अपने तरीके से सोचेंगे। ठीक, और आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, और मैं हैरान हूं कि सतत बनी रहने वाली या फिर निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने के लिए क्या एक केवल बहाना मात्र नहीं है। सर दर्द हो रहा है यार, नींद नहीं पूरी हो रही कितने दिनों से। चलो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, पढ़ाना तो पड़ेगा।
बेटा मेरे लिए बस इतना कर देना कि इस वीडियो को खूब शेयर कर देना यार, बस इतना छोटा सा काम, खूब शेयर करना। स्कूल में अपने सभी दोस्तों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बता देना, क्योंकि डिज़ायर पॉइंट पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट चल रहे हैं। बहुत बेहतरीन टीचर रखे हैं, सब बहुत काबिल हैं, 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है सबके पास। तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो नहीं पाया हूँ तो नींद आ रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से। तो मेरा एक काम है, ये होमवर्क है आपका, कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। आपके आस पड़ोस में जितने बच्चे हैं, आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं, आप जहाँ कहीं कोचिंग अगर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर जितने बच्चे हैं, उन सभी को डिज़ायर पॉइंट के बारे में आप बताएंगे। आपका हर एक मित्र डिज़ायर पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका हर एक परिचित डिज़ायर पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए, ये आपका जिम्मेदारी है। इस देश का हर बच्चा, इस देश के हर घर में एक बच्चा डिज़ायर पॉइंट से पढ़ने वाला होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आगे कहती हैं कि आई मुझे रिमेंबर, याद आती है स्टोरी, एक कहानी ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की, फ्रॉम उडीपी। उडीपी के एक व्यक्ति ने वंस एक बार टोल्ड मी, मुझे सुनाई थी। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडीपी के एक व्यक्ति ने वंस टोल्ड मी, एक बार मुझे सुनाई थी। स्टोरी मतलब कहानी, मैन मतलब व्यक्ति। तो मुझे एक कहानी याद आती है जो उडीपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, कि जब वो एक छोटा लड़का था तो ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते समय पास्ट गुजरता था एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से। तो स्कूल जाते समय वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था, वेयर, जहाँ हिज फादर, उसके पिता, वाज अ प्रीस्ट, एक पुजारी थे, जहाँ उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप, वो ठहरता था, ब्रीफली एट द टेम्पल, वो मंदिर के सामने ठहरता था, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए। एक जोड़ी मतलब दो होता है, पता होगा आप लोगों को, बचपन में ही आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। हमारे पास एक जोड़ी पैर हैं, अर्थात दो पैर हैं। तो वहाँ थोड़ी देर के लिए, ब्रीफली मतलब बस ऐसे ही, यूं ही थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए मंदिर पर ठहरता था और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड, मैं फिर से जाती हूँ, हीज टाउन, उसके कस्बे में, एंड द टेम्पल, और मंदिर में। 30 साल बाद जब मैं फिर से उसके कस्बे और मंदिर में जाती हूँ, विच जो वाज नाउ, अब ड्राउन, डूबा हुआ है, इन एन एयर ऑफ उधर लिखा होगा डिसोलेशन, उजाड़ हो गया है, अब उजाड़ की हवा में डूबा हुआ है, डिसोलेशन ये है। डिसोलेशन जो अब उजाड़ की हवा में डूबा हुआ है, अर्थात 30 साल बाद जब मैं उसके कस्बे और मंदिर गई, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। डिसोलेशन मतलब उजाड़, विच वॉज नाउ ड्राउन, डूबा था, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, उजाड़ के प्रभाव की हवा में, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था, यानी सब उजड़ चुका था, वहां पर मंदिर गिर गया था। ठीक, तो आई रिमेंबर स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, ये सीधा सीधा हो जाएगा कि मुझे एक कहानी याद आती है जो उडीपी के एक आदमी ने मुझे एक बार सुनाई थी, कि जब वो एक छोटा लड़का था तो स्कूल जाते समय वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था, जहाँ उसके पिता पुजारी थे, और वो बस थोड़ी देर के लिए मंदिर पर ठहरता था और जो एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर गई, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में, मंदिर के पिछवाड़े की बात हो रही, तो पिछवाड़े में वेयर लिव्ड, रहते थे, न्यू प्रीस्ट, नए पुजारी। पिछवाड़े में नए पुजारी रहते थे, या फिर पिछवाड़े में जहाँ नए पुजारी रहते थे, क्योंकि देर भी लगा है तो जहाँ जोड़ दीजिए। पिछवाड़े में जहाँ नए पुजारी रहते थे, वर रेड, वहाँ लाल एंड वाइट और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर्स, कुर्सियाँ रखी थी। पिछवाड़े में जहाँ नए पुजारी रहते थे वहाँ लाल और सफ़ेद रंग की लाल कुर्सियाँ रखी थी, प्लास्टिक की। अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन आ ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे यूनिफॉर्म सलेटी रंग का गणवेश, यूनिफॉर्म मतलब होता है वही गणवेश, गणवेश मतलब वेशभूषा। सलेटी रंग के गणवेश में एक छोटा लड़का, वियरिंग, जिसने पहन रखे हैं सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे, जिसने जूते और मोजे पहन रखे थे, अराइव्ड, आता है, पैंटिंग, हांफता हुआ आता है, अर्थात स्कूल की छुट्टी होती तो आप भी तो भागते हो कि भागो, हांफता हुआ आता है, थ्रू, फेंक देता है, हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल का बस्ता, ऑन अ फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड को यार फोल्डिंग बेड ही बोलो या फिर पलंग बोल दो सीधा सीधा,
आपने देखा होगा कि शादियों में जो बेड आती है वो फोल्ड हो जाती है, वो मुड़ जाती है, समझ रहे हो। बारात और रात में जाइए तो आप फोल्डिंग बेड पर लेटते हैं। और आजकल तो ऐसी पलंग आने लगी है कि बीच से भी मुड़ जाती है, मोड़ कर एकदम छोटा कर लो ऐसे। तो फोल्डिंग बेड पर वो अपना बस्ता फेंक देता है। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि पिछवाड़े में जहाँ नए पुजारी रहते थे वहाँ लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी और सलेटी रंग के गणवेश में जूते और मोजे पहने हुए एक छोटा सा लड़का हांफता हुआ आता है और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक देता है। लुकिंग देख कर एट द बॉय, उस लड़के की ओर, उस लड़के की ओर देखकर आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ जाती है द प्रेयर, प्रार्थना। अनदर बॉय, दूसरे लड़के की, उस लड़के की ओर देखकर मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ जाती है, हैड मेड, जो उसने की थी द गॉडेस देवी से। उस लड़के को देखकर मुझे दूसरे लड़के की वहां प्रार्थना याद आ जाती है जो उसने देवी से की थी। व्हेन, और जब ही हैड फाइनली, आखिरकार, गॉट पेयर ऑफ शूज, उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। और फिर उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे, या फिर जब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। इसमें रिवीजन करने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस लड़के की ओर देखकर मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई जो उसने उस समय देवी से की थी, और आखिरकार उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर, मैं कभी भी लूज, खोने नहीं वाला, दे मीन है, मैं इन्हें कभी भी खोने नहीं वाला, मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस, देवी ने हैड ग्रांट, स्वीकार कर ली थी, हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज, छोटे लड़कों के पास, लाइक मतलब के जैसे या फिर की तरह। द सन ऑफ प्रीस्ट, सन मतलब बेटा, प्रीस्ट मतलब पुजारी, पुजारी के बेटे की ही तरह छोटे लड़कों के पास नाउ वोर शूज, अब जूते थे, या फिर छोटे लड़कों ने वोर पहन रखे थे शूज, जूते। पुजारी के बेटे की ही तरह छोटे लड़कों ने अब जूते पहन रखे थे, ठीक। बट लेकिन मैनी अदर, बहुत से दूसरे लड़के, लाइक मतलब की ही तरह, किसकी तरह, द रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों की तरह, इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले लड़कों की ही तरह बहुत से अन्य लड़के रिमेन शूलेस, आज भी बिना जूतों के रहते हैं, या फिर आज भी उनके पास जूते नहीं हैं। तो वहां से आइसोलेशन के बाद छोड़िए। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन द ग्रे यूनिफॉर्म बियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। एक एक शब्द को बताया था, बहुत सरल तरीके से ऐसे कह दीजिए कि भैया पिछवाड़े में जहां नए पुजारी रहते थे, लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां थी, और सलेटी रंग के गणवेश में जूते और मोजे पहने हुए एक छोटा सा लड़का हांफता हुआ आया और उसने अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। उस लड़के की ओर देखते हुए मुझे दूसरे लड़के की वह प्रार्थना याद आ गई जो उसने उस समय देवी से की थी। फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, मैं इन्हें कभी न खोऊं, या फिर मैं इन्हें कभी खोने नहीं वाला हूं। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब पुजारी के बेटे की ही तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन द नेबरहुड रिमेन शूजलेस, परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले की ही तरह बहुत से अन्य लड़के अभी भी बिना जूतों के रहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले लड़कों की ही तरह बहुत से अन्य लड़के आज भी बिना जूतों के रहते हैं। आप सभी बेटा अपने फ़ोन में डिज़ायर पॉइंट ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करिए, ऐप पर रजिस्टर करिए ताकि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया सब मिल सके, और सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब आप पढ़ सकें हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ सभी क्लासेस चल रही हैं।
बेहतरीन अध्यापकों के द्वारा सारी क्लासेस चल रही हैं। माई एक्विटेंस, मेरा परिचय विद द बेयर फुट, इन नंगे पैर रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों से, इन नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे ले जाता है टू सीमापुरी, सीमापुरी। इन नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। अ प्लेस, ये एक स्थान है, ऑन द पेरीफेरी, जो सीमा पर है, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की। ये दिल्ली की सीमा पर स्थित है, सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है। एट, फिर भी, माइल्स अवे, मीलों दूर है, फ्रॉम इट, दिल्ली से। मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से, फिर भी लाक्षणिक रूप से ये दिल्ली से मीलों दूर है। लक्षण मतलब, दिल्ली का लक्षण ये है कि वो बहुत विकसित है, 24 घंटे लाइट है, पानी की व्यवस्था है, हर एक चीज की व्यवस्था है, लेकिन लाक्षणिक रूप से सीमापुरी दिल्ली से मीलों दूर है, भले ही ये दिल्ली की सीमा पर है। ना पानी की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ठीक, तो लाक्षणिक रूप से ये दिल्ली से मीलों दूर है। दोज, वो लोग हु, जो लिव रहते हैं हेयर, यहाँ पर, जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वैटर्स, वो गैर कानूनी निवासी हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग गैर कानूनी बाशिंदे हैं। हु केम, जो आए हैं, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, बैक इन 1971, 1971 में। यहाँ पर रहने वाले लोग गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहब फैमिली, साहब का परिवार, इज अमंग देम, उन्हीं में से एक है, साहब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन, जब ये लोग 1971 में आए थे तो वाज देन, तब सीमापुरी अ वाइल्डरनेस था, बीहड़ था। बीहड़ मतलब उजाड़ था, वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं रहता था, एकदम सुनसान बंजर था। सीमापुरी उस समय बीहड़ था। इट इज स्टिल, ये अभी भी बीहड़ ही है, बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये एम्प्टी नहीं है, अब ये खाली नहीं है। ये अभी भी बीहड़ ही है, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मड मतलब होता है कच्ची मिट्टी, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ मड मतलब कच्चे घर, मिट्टी के घर। मिट्टी के घर गांवों में अभी भी होते हैं, कच्चे घर होते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के घरों में विथ रूफ, जिनकी छतें हैं ऑफ टिन, टिन की, एंड तापलिन, और तिरपाल की। तिरपाल मतलब पन्नी लगा देते हैं लोग, और टिन मतलब टीना होता है, पतरा बोलते हैं गांव की बोलचाल की भाषा में, कि सीमेंट का पतरा है, टिन का पतरा है, ठीक है, तो आप सब जानते हैं। टिन और तिरपाल के छतों वाले कच्चे घरों में, डिवॉइड मतलब होता है रहित, ऑफ सीवेज, सीवेज नहीं है, सीवेज मतलब गंदा पानी निकलने के लिए गंदे नाले नहीं है। ड्रेनेज मतलब, देखिए, सीवेज मतलब गंदा नाला, फिर ड्रेनेज मतलब भी गंदा नाला ही होता है, गंदा पानी कह सकते हैं, ठीक। डिवॉइड मतलब रहित, तो गंदे पानी के निकलने के लिए, देखिए इसको ऐसे कर दीजिए कि ड्रेनेज मतलब गंदा पानी या गंदा नाला को सीवेज निकालता है। सीवेज मतलब होता है गटर, पिक्चर में देखा होगा आपने, गटर मतलब जहां से गंदा पानी निकलता हो। तो गंदे पानी के निकलने के लिए ड्रेनेज नहीं, वो सीवेज नहीं है, अर्थात गंदे पानी के निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। और रनिंग वाटर, रनिंग वाटर मतलब पीने का पानी भी तो चाहिए, जलपूर्ति भी नहीं हो पाती वहां पर, जलपूर्ति विहीन क्षेत्र है वो, पीने के लिए पानी लाने के लिए भी मीलों चलना पड़ता है, पानी भी पीने के लिए नहीं है, और गंदा पानी निकलने के लिए नाले भी नहीं है। तो यहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, और गंदे पानी के निकलने के लिए डिवॉइड ऑफ सीवेज, नालों की भी व्यवस्था नहीं है। अर्थात ये पूरा सेंटेंस ही जो लिखा है, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। सीवेज मतलब होता है गंदा नाला, ड्रेनेज मतलब होता है जल निकासी या फिर गंदा पानी। तो यहाँ पर डिवॉइड, डिवॉइड मतलब रहित, ठीक है, जब कोई चीज ना हो तो हम कहते हैं डिवॉइड है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि एक ऐसा स्थान जहां गंदे पानी के निकलने के लिए
और साफ पानी प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लिव रहते हैं 10,000 रैक पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले। तब हो जाएगा कि टीन और तिरपाल की छतों वाले कच्चे घरों में या फिर मिट्टी के घरों में जहां गंदे पानी के निकलने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, एक ऐसे स्थान पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। 10,000 लोग रहते हैं, 2,000 लोग, 500 लोग आपके घर में किसी प्रोग्राम में आ जाए तो आपकी हालत खराब हो जाती है, तो 10,000 सोचिए कितनी बड़ी संख्या होती है। अब बहुत भारी भरकम शब्दों के साथ आप ऐसे कह सकते हैं कि टीन और तिरपाल के नालीहीन, यानी नालीहीन वही डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज, नालीहीन जहां पर नाली ही नहीं है, तो नालीहीन और रनिंग वाटर, जल पूर्ति विहीन, भैया पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है, नालीहीन और जल पूर्ति विहीन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कच्चे घरों में या फिर मिट्टी के घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। मेरा काम था समझा देना, मैंने समझा दिया, आप अपने तरीके से देख लीजिए, आप किसको किस तरीके से यूज करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने शब्दों को अपने तरफ से भी सुधार सकते हैं, आप बधे थोड़ी हैं कि आप मेरे शब्दों का मेरे तरीके से ही प्रयोग करेंगे। आपको जैसे समझ में आएगा आप अपने शब्दों को उस तरीके से प्रयोग करेंगे। चलिए, दे हैव लिव्ड, वो रहते हैं हेयर, यहाँ फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से भी अधिक समय से। उन्हें यहाँ रहते हुए 30 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के, विदाउट परमिट, बिना अनुमति के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम, जिसकी वजह से उनका नाम आता है ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में, जिसकी वजह से मतदाता सूची में उनका नाम आ जाता है। हमारे यहाँ के नेता इतने अच्छे हैं कि राशन कार्ड दे दिया है, रहने की अनुमति नहीं है। राजनीति, उनके पास राशन कार्ड इसलिए है क्योंकि वो वोट दे सकें, इसलिए नहीं कि उनको राशन मिल सके और वो खा सके, अपना पेट भर सके। राशन कार्ड उनके लिए, उनके पास इसलिए है ताकि वो वोट दे सकें और नेताओं को जिता सकें। वोट देने की वजह से, अगर नेताओं का लाभ ना होता इसमें तो उनके पास वोटर लिस्ट भी ना होता, सॉरी राशन कार्ड भी ना होता। ये हमारे देश की राजनीति है। तो दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, परमिट मतलब अनुमति, आइडेंटिटी मतलब पहचान। तो वो 30 साल से भी ज्यादा समय से बिना पहचान और बिना परमिट के यहां रह रहे हैं, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से उनका नाम मतदाता सूची में आता है, और इनेबल, और इसी वजह से वो खरीद पाते हैं बाई ग्रेन, इसी वजह से वो बाई खरीद पाते हैं, ग्रेन मतलब अनाज, इनेबल मतलब डिसेबल अनुमति ना देना, इनेबल अनुमति देना, ठीक। तो जिसकी वजह से वो अनाज खरीद पाते हैं, राशन कार्ड है उनके पास, तो जिसकी वजह से वो अनाज खरीद पाते हैं। लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम मतदाता सूची में आता है या फिर मतदाता सूची में शामिल हो जाता है और वो अनाज खरीद पाते हैं। फूड, भोजन इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है या फिर ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है द आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा। पहचान की अपेक्षा जिंदा रहने के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। भाई आपको सब पहचानते हो लेकिन खाने की ना हो तो आप तो टपक जाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। इफ एट द एंड, यदि अंत पर ऑफ द डे, दिन की, यदि दिन के अंत पर वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, और सोने के लिए जा सकते हैं, विदाउट बिना एन एचिंग स्टोमच, पेट दर्द के, और बिना पेट दर्द के सोने के लिए जा सकते हैं। यदि दिन के अंत पर हम
अपने परिवार को भोजन दे सकते हैं और बिना पेट दर्द के सो सकते हैं, तो वी वुड रेदर लिव हेयर, तो हम यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे देन इन द फील्ड, उन खेतों की तुलना में या फिर उन खेतों की अपेक्षा दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं देते। तो हम यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे उन खेतों में रहने की अपेक्षा जो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं देते। से कहता है अ ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं का एक समूह, इन टैटर्ड साड़ीज, जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी हैं। फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए एक महिलाओं का समूह कहता है। When जब आई आस्क देम, मैं उनसे पूछती हूँ कि वाई, कि क्यों, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, देयर ब्यूटीफुल लैंड, अपनी सुंदर धरती को, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों की, एंड रिवर्स, और नदियों की। यदि हम दिन के अंत में अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं देते। ऐसा फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए महिलाओं का एक समूह कहता है जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को, लैंड मतलब देश, सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। ठीक है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी उन्हें फूड मिल जाए, जहां कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच, वो गाड़ देते हैं, देयर टेंट, वहीं पर वो अपना टेंट गाड़ देते हैं, वहीं पर वो अपना तंबू गाड़ देते हैं। टेंट लगवाते हैं ना आप शादियों में, आपके घर में शादियां होती है तो आप टेंट लगवाते हैं। वो टेंट जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, रात को लगा, सुबह उखाड़ के लेके चल गए। तो वही, तो जहां कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है वहीं पर वो अपना तंबू गाड़ देते हैं। दैट बिकेम, वे बन जाता है ट्रांजिट होम, ये उनका अस्थाई घर बन जाता है, और यही उनका अस्थाई घर बन जाता है, अस्थाई नहीं अस्थाई। फिर जब कहीं भोजन वहां दिक्कत हुई, उखाड़ा कहीं और चले गए। चिल्ड्रन, बच्चे, ग्रो अप, बड़े होते हैं इन देम, इन्हीं टेंटों में, बच्चे इन्हीं टेंटों में या फिर इन्हीं घरों में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर, वो भी साझेदार बनते हैं। सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने में वो भी साझेदार बनते हैं, यानी जिंदा रहना मतलब अस्तित्व में रहना, तो वो भी अस्तित्व के साझेदार बनते हैं। बच्चे इन्हीं घरों में बड़े होते हैं और वहाँ भी अस्तित्व में साझेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल, और अस्तित्व में साझेदारी अर्थात जिंदा रहना, इन सीमापुरी, सीमापुरी जैसे स्थान पर, और सीमापुरी जैसे स्थान पर जिंदा रहना मीन्स का तात्पर्य है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। और सीमापुरी जैसे स्थान पर जिंदा रहने या फिर उत्तर जीविता भी कह सकते हैं। जिंदा रहने का अर्थ है या फिर उत्तर जीविता का अर्थ है कूड़ा बीनना। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें रिवीजन करने जैसा कुछ भी नहीं था। हम आगे चलेंगे। मैं बेटा बस इतना 1 मिनट देना मुझे, लो हो गया। सीमापुरी में जिंदा रहने का अर्थ है कूड़ा बीनना। थ्रू द इयर्स, वर्षों की अवधि में, इट हैज एक्वायर्ड, इसने रूप ले लिया है, द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला का। वर्षों की अवधि में इसने ललित कला का रूप ले लिया है। गुड्डू भैया, हम भी खाएंगे अगर कुछ विशेष है तो। 1 मिनट बेटा, जिंदा रहूंगा तो बहुत पढ़ाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ चल रहा है, माइक चल रहा है। मैं थोड़ा चला गया था भोजन की व्यवस्था करने। चलिए, थ्रू द इयर्स, वर्षों की अवधि में, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन, इसने रूप ले लिया है, ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला का। ये ललित कला शब्द सुनकर हो सकता है आप घबरा रहे हो। बेटा देखिए, जिंदा रहना भी एक तरह की कला ही है। जिंदा रहने के लिए बड़े साम दाम दंड भेद अपनाने पड़ते हैं। तो एक सेकंड, मैं फाइन आर्ट का अर्थ निकाल लूं, क्योंकि मुझे नहीं पता फाइन आर्ट का अर्थ क्या होता है यार। सबसे पहले तो ये जो ललित कला है इसका मतलब समझ लीजिए। फोन में देख लेता हूं मैं। देखिए, ये जो ललित कला है, फोन में लिखा है कि ललित कला, इस शब्द का प्रयोग कचड़ा बीनने वालों के कचड़े में से मूल्यवान वस्तुओं को ढूंढने के कौशल का वर्णन करता है।
मतलब ललित कला शब्द जो है, वो जो कूड़ा बीनने वाले हैं वो कूड़े में जाकर भी काम की चीजें निकाल लेते हैं, कीमती चीजें निकाल लेते हैं, खाने की चीजें या फिर कोई अच्छा ऐसा सामान जिसे बेचकर वो पैसे कमा लेते हैं। ठीक है। और जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे उन्होंने इस खोज को जीवन यापन की कला में बदल दिया है, अर्थात जिंदा रहने के लिए कैसे वो अपनी इसी खोज का सहारा लेते हैं, कूड़े में से मूल्यवान चीजों को ढूंढने की उनकी ये कला ही उनको जिंदा रखती है। ठीक है। और लेखक जो हैं हमारी अनीस जंग इस वाक्यांश का प्रयोग कचरा बीनने वालों की विशेषज्ञता और दूसरों द्वारा फेंकी गई वस्तुओं में उनके द्वारा खोजे गए अप्रत्याशित मूल्य पर जोर देने के लिए करते हैं। इतना भयंकर कौन? ये चैट जीपीटी है इसने लिखा है। इसके लिए मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया कि ललित कला यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि भैया जिंदा रहना भी एक तरह की कला है। और ललित कला की परिभाषा अगर मैं देखूं, रुक जाइए, अब मैं ललित कला की परिभाषा भी देख लेता हूं। ललित कला की परिभाषा सरल, अरे यार इतना भयंकर शब्द दे देगा। ललित, रुक जाओ बेटा, ललित कला की सबसे सरल परिभाषा, हाँ, ललित कला वह कला है जो मुख्य रूप से सौंदर्य, कल्पना और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बनाई जाती है। बात समझ में आई? अब ललित कला का मतलब सीधा सीधा यही है कि ललित कला की परिभाषा के अनुसार, ललित कला की परिभाषा क्या है? ललित कला एक रचनात्मक अभिव्यक्ति है जो सौंदर्य और सौंदर्य पर जोर देती है। अब देखिए, ललित कला सिर्फ सौंदर्य और सौंदर्य पर जोर देती है, अर्थात एक तरह की सुंदरता ही है ये। इतनी गरीबी, इतने कष्ट में भी जिंदा रहने की कला है उनके पास। ये सुंदरता ये है कि जो हम लोग कूड़ा समझकर फेंक देते हैं उनमें से भी वो अपने काम की चीजें निकाल लेते हैं। तो कचड़े से भी कुछ काम का निकाल लेना, ये सुंदरता ही तो है। तो ललित कला यही है। मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। चैट जीपीटी महोदय का धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज जो कूड़ा है, टू देम उनके लिए इज गोल्ड, सोना है। उनके लिए कूड़ा सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके रोज की ब्रेड है, ये उनके रोज की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर एक छत है। इसी कूड़े की वजह से उनके सर के ऊपर एक छत है। समझ रहे हैं? उसी कूड़े को बीनते हैं, उसमें से काम की चीजें निकालते हैं, उसको बेचते हैं, उससे धन अर्जित करते हैं। तो उनके सिर पर एक छत है। इवन भले ही इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही ये छत टपकती है, बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज इवन मोर, ये इससे भी कहीं अधिक है। जिसके पास तन ढकने को कपड़े नहीं, पहनने को जूते नहीं, उस बच्चे के लिए तो ये इससे भी अधिक है। ठीक। इवन इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही ये छत टपकती है या फिर भले ही ये छत टपकती हुई छत क्यों ना हो, लेकिन एक बच्चे के लिए ये छत इससे भी कहीं ज्यादा है। 1 2 3 4 चैप्टर खत्म हो गया है मेरे भाई। आप सभी डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और अपने सभी दोस्तों को डिजायर पॉइंट के बारे में बताइए। देखा मुझे, मैं कितना चालाकी से काम कर लेता हूं अपना। गूगल बाबा आइए आगे। आई समटाइम्स, मुझे कभी कभी फाइंड मिल जाता है रुपये 1 रुपया, इवन द 10 रुपी नोट, और कभी कभी तो 10 रुपए का नोट मिल जाता है। साहब से साहब कहता है, साहब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। His eyes, उसकी आंखें लाइटन अप, चमक उठती हैं, उसकी आंखें चमक उठती हैं। When जब यू कैन फाइंड, आपको मिल जाता है अ सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन, वही 1 रुपया का सिक्का, वो सफेद रंग का ही तो होता है। जितने भी सिक्के होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, चांदी भी सफेद रंग का होता है। तो वो कह रहे हैं कि जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, असली चांदी नहीं बल्कि चांदी का सिक्का था 1 रुपया, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है इन हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज के हीप में, कूड़े के ढेर में, जब कभी अगर आपको एक
कूड़े के ढेर में चांदी का एक सिक्का मिल जाता है तो यू डोंट स्टॉप, तो आप बंद नहीं करते स्क्राउंजिंग ढूंढना, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर, क्योंकि देयर इज होप, उम्मीद लगी रहती है, फाइंडिंग मोर, और अधिक मिलने की, क्योंकि और अधिक मिलने की उम्मीद बनी रहती है। जब कभी भी आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि और अधिक पाने की उम्मीद या फिर आशा बनी रहती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए गार्बेज, कूड़े का हैज अ मीनिंग, अर्थ है डिफरेंट, अलग। कूड़े का एक अलग ही अर्थ है फ्रॉम वाट, जो कि इसका असली अर्थ है, इट मीन्स, इसका असली अर्थ है टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इट सीम्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का कुछ अलग ही अर्थ है, देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता के लिए व्हाट इट मीन्स, कूड़े का कुछ अलग अर्थ है। बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ अलग है और उनके माता पिता के लिए कूड़े का अर्थ अलग है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ अलग है और उनके माता पिता के लिए कूड़े का अर्थ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड, रैप्ड मतलब होता है लिपटा हुआ, ये लिपटी हुई चीज है, इन वंडर, आश्चर्य में। बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है, अर्थात बच्चों को कभी उसमें पैसा मिल गया, कभी ब्रेड मिल गई, कभी कपड़े मिल गए, कभी जूते मिल गए, कभी चप्पल मिल गई, तो आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है कि आज क्या मिलेगा, चलो ढूंढते हैं। तो बच्चों के लिए तो ये आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है। फॉर द एल्डर्स, जबकि बुजुर्गों के लिए इट इज मीन ऑफ सर्वाइवल, ये जिंदा रहने का माध्यम है। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने का माध्यम। तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो कूड़े का अर्थ है उससे अलग होता है। बच्चों के लिए तो यह आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है और बड़े बूढ़े लोगों के लिए यह कूड़ा जिंदा रहने का साधन है, कि भैया इसी कूड़े के माध्यम से वो जिंदा हैं, इसी कूड़े की वजह से उनके सिर पर छत है, भले ही छत टपक रही है। और यही उनकी कला है कि कूड़े से भी उनको जिंदा रहना आता है, यही उनकी ललित कला है, यही उनकी फाइन आर्ट है। ठीक। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, विंटर मतलब सर्दी, मॉर्निंग मतलब सुबह, सर्दी की सुबह आई सी साहब, मैंने साहब को देखा, स्टैंडिंग, वो खड़ा था, बाय द फेंस, फेंस मतलब होता है बाउंड्री लगवा देते हैं, बाड़ा लगवा देते हैं, आप अपने घर के चारों ओर बाउंड्री करवा देते हैं ताकि जानवर आपके घरों में ना घुस जाए। तो बाड़ा, बाड़े के गेट के पास, दरवाजे के पास, नेबरहुड, पड़ोस के क्लब, पड़ोस के क्लब के फेंस गेट, बाड़ लगे दरवाजे के स्टैंडिंग पास खड़े हुए मैंने साहब को देखा। एक सर्दी की सुबह मैंने साहब को पास के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के पास खड़े हुए देखा। वाचिंग को देख रहा था। टू यंग मैन, दो युवकों को, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए। वो दो लड़कों को जिन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक, मुझे बहुत पसंद है, द गेम, यहाँ खेल, मुझे ये खेल बहुत पसंद है। ही हम्स, वो बुदबुदा कर कहता है, या फिर वो धीरे से कहता है, वो धीरे से कहता है कि मुझे ये खेल बहुत पसंद है। कंटेंट, और वो संतुष्ट है, तो वॉच इट, इसको देख कर, स्टैंडिंग बिहाइंड, पीछे से ही, द फेंस, बाड़ के, और वो बाड़ के पीछे खड़े होकर दूर से देख कर ही संतुष्ट होता है, अर्थात वहां बाड़ के पीछे से खड़ा होकर ही देखकर संतुष्ट है। वहां इस खेल को बाड़ के पीछे खड़ा होकर देख कर ही संतुष्ट है। अंदर जाने की उसकी इच्छा नहीं हो रही, या फिर इच्छा हो रही तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उसको मार के भगा देंगे। तो बाढ़ के पीछे ही, या फिर बाढ़ के पीछे से ही खड़ा होकर इस खेल को देखकर संतुष्ट है। मैं बस ये देख रहा हूं कि इसकी मेमोरी ना भर जाए। चलिए, आई गो, मैं चला जाता हूं, आखिरी वाला होगा ये देखिए खत्म हो गया। यहां पर अगली कहानी स्टार्ट हो रही है। आई गो, मैं चला जाता हूं,
इनसाइड अंदर, मैं अंदर चला जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी आसपास नहीं होता, जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर, द्वारपाल, लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग मतलब झूला, यूज करने देता है, मुझे झूले पर झूलने देता है। जब आसपास कोई भी नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वो स्वीकार करता है। और द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। साहब ने भी इज वेयरिंग, पहन रखे हैं टेनिस शूज, टेनिस खेलने वाले जूते। साहब ने भी आज टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं। दैट, जो लुक प्रतीत हो रहे हैं स्ट्रेंज, बहुत अजीब। ओवर हिज, उसकी डिसकलर्ड, रंग उड़ी शर्ट एंड शॉर्ट और नेकर पर, जो कि उसकी रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर बहुत ही विचित्र लग रहे हैं। साहब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं, जो कि उसकी रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर बहुत अजीब लग रहे हैं या फिर बहुत विचित्र लग रहे हैं। समवन, किसी ने गिव दिया है, देम, इन्हें, टू मी, मुझे, किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। ही सेज, वहाँ कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण के भाव से या फिर समझाते हुए या फिर स्पष्ट करते हुए वो कहता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। द फैक्ट, यह बात, दैट की दे आर डिस्कार्डेड शूज, ये त्यागे हुए जूते हैं। डिस्कार्डेड मतलब त्याग दिया जाए जिसको, ये त्यागे हुए जूते हैं ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के। यह बात कि ये किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं, वो जिसने परहैप्स शायद रिफ्यूज, मना कर दिया, टू वियर देम, इन जूतों को पहनने से, जिससे शायद इन जूतों को पहनने से मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ऑफ अ होल, एक छेद है, इन वन ऑफ देम, उनमें से एक जूते में, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद है। डज नॉट बॉदर हिम, ये बात उसको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती, ये बात उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। बॉदर करना मतलब परेशान करना। तो स्पष्टीकरण के ढंग से वो कहता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिए थे, और ये बात कि ये जूते किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं, जिसने शायद उनमें से एक जूते में छेद होने की वजह से इन जूतों को पहनने से इनकार कर दिया था। ये बात डज नॉट बॉदर हिम, उसको परेशान नहीं करती। पर क्योंकि वन, किसी ऐसे लड़के के लिए, हु हैज वॉक, जो टहलता है, बेयरफुट, नंगे पैर, क्योंकि किसी ऐसे लड़के को या फिर किसी ऐसे लड़के के लिए जो नंगे पैर टहलता है, इवन शूज, जूते मिलना, किसी ऐसे लड़के को जो नंगे पैर टहलता है, जूते मिलना विथ अ होल, छेद वाले जूते मिलना भी इज अ ड्रीम कम ट्रू, किसी सपने के, ड्रीम के कम ट्रू, सच होने जैसा है। क्योंकि एक ऐसा लड़का जो बिना जूतों के टहलता है, उसको छेद वाले जूते मिलना भी किसी सपने के सच होने जैसा है। वो तो जूतों के लिए प्रार्थना करता है भैया, उसको छेद वाले जूते मिल जाएं तब भी बहुत है। ड्रीम कम ट्रू। बट लेकिन द गेम, जो खेल, ही इज वाचिंग, वो देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने गौर से, आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच के बाहर है, आउट ऑफ रीच है, वो उस खेल उसकी पहुंच के बाहर है। लेकिन वह खेल जिसे वो इतना ध्यान से देख रहा है, आउट ऑफ हिज रीच है, उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहब इज ऑन हिज वे, जा रहा था, टू मिल्क बूथ, दूध की दुकान पर। आज सुबह साहब दूध की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके एक हाथ में, इज अ स्टील कनिस्टर, स्टील का कनस्तर था। कनस्तर तो आप सब जानते ही हैं। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर था। मैं नाउ, अब वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, इन अ टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर। डाउन द रोड, इसी सड़क पर आगे, मैं इसी सड़क पर आगे अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वहां कहता है, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए, अर्थात कहता है कि मैं इसी सड़क पर, जैसे मैं इशारा कर रहा हूँ कि मैं इसी सड़क पर आगे, तो वैसे ही दूर इशारा करते हुए वो कहता है कि मैं इसी सड़क पर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। तो दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहब दूध की दुकान पर जा रहा था। सॉरी, साहब इज ऑन हिज वे, तो आज सुबह साहब चाय दूध की, आई एम सॉरी बच्चों, आज सुबह साहब दूध की दुकान पर
जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनस्तर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस। मैं इसी सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूं, दूर इशारा करते हुए वो कहता है। ठीक है, हाँ सारी चीजें ठीक है, बेहतर चल रही हैं। एसी बंद कर देना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जा रहा है कि बिल भरते भरते हालत ख़राब हो जा रही है। आई एम पेड, मुझे तनख्वाह मिलती है 800 रुपये, 800 रुपये एंड ऑल दे मील्स, और मेरा सभी पूरे दिन का मील्स। ऑल माई मील्स मतलब मैं दिन में चाहे जितनी बार खाऊं। सुबह अरे कोई आपको काम पर रखेगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन खिलाएगा, सुबह शाम दोनों वक्त का खाना मिलता है उसको। ऑल माई मील्स, मुझे सभी वक्त का या दोनों वक्त का भोजन और 800 रुपये मिलते हैं। तो आप इसको ऐसे कह दीजिए कि मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है। डज ही लाइक, क्या उसे पसंद है द जॉब, ये नौकरी, क्या उसे यह नौकरी पसंद है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है। हिज फेस, उसके चेहरे से आई सी, मैं देखती हूँ, हैज लॉस्ट, खो जाता है द केयर फ्री लुक। केयर फ्री लुक मतलब स्वतंत्रता का या बेफिक्री का या फिर आज़ादी का जो भाव होता है चेहरे पर, वो खो जाता है। मैं देखती हूँ, ऐसे पहले तो ऐसे पढ़ लीजिए कि क्या उसे काम पसंद है या फिर क्या उसे ये नौकरी पसंद है, मैं पूछती हूँ। और मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे से बेफिक्री या आज़ादी या स्वतंत्रता का भाव खो जाता है। द स्टील कनस्टर, स्टील का ये कनस्तर सीम्स हैवियर, कहीं अधिक भारी लगता है। देन लगा है, तुलना कर रहे हैं, किसकी तुलना में। द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के थैले की तुलना में। प्लास्टिक के उस थैले की तुलना में स्टील का ये कनस्तर कहीं ज़्यादा भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली आगे भी है, जिसे ही वुड कैरी, वो ले जाता था, सो लाइटली, बड़े आराम से, ओवर ही शोल्डर्स, अपने कंधों पर। प्लास्टिक का वो थैला जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधों पर ले जाता था, कैरी मतलब ले जाना, ढोना, ले जाता था, उसकी तुलना में या फिर उस प्लास्टिक की थैले की तुलना में ये स्टील का कनस्तर हैवियर प्रतीत होता है, कहीं अधिक भारी प्रतीत होता है। तो स्टील का ये कनस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है, जिसे वो बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था। द बैग, वो थैला, वाजीज, उसका खुद का था। थैला उसका, वो प्लास्टिक का बैग उसका अपना था। द कनस्टर, लेकिन ये कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन, उस व्यक्ति से बिलोंग करता है, उस व्यक्ति का है, हु ओन्स, जो मालिक है, द टी शॉप, चाय की दुकान का। थैला उसका अपना था या फिर थैला उसका था, लेकिन यहाँ कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब, साहब इज नो लॉन्गर, नहीं रह गया था, ही इज ओन, अपना खुद का मास्टर, मालिक। साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था। लो भैया, आपकी कहानी खत्म होती है। साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था, यानी उसका नाम क्या है, साहिब आलम। साहिब आलम मतलब इस संसार का मालिक, इस संसार का राजा, और बेचारा अब खुद का भी मालिक नहीं रह गया था। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था। सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा बच्चा कितना संघर्ष देख सकता है। और आपको खाने पीने सोने पढ़ने हर चीज़ की आज़ादी है, फिर भी आपको कभी तो फ़ोन चाहिए होता है, कभी गाड़ी चाहिए होती है। माता पिता के सर पर एक नया बोझ आप हमेशा लादने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको तो चाहिए कि इस चैप्टर से कुछ सीख लें और अपने माता पिता से किसी चीज़ की जिद ना करें, क्योंकि जितना उन्होंने आपके लिए कर दिया है उतना भी बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। मुश्किल से क्या, मिलता ही नहीं है, ये देख तो रहे हैं। कम से कम आपको एक छोटी सी आयु में कमाने तो नहीं जाना पड़ा, आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो पढ़िए, काबिल बनिए, अपनी कमाई से अपने और अपने माता पिता दोनों के सपनों को पूरा कीजिए।
और इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस चैप्टर में 2 कहानियां हैं। पहली कहानी आपने पढ़ ली, ये दूसरी वाली कहानी आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसका दूसरा पार्ट बनेगा, वन शॉट बनेगा उसका भी, दूसरी वाली कहानी का भी। एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो लेक्चर में पूरा चैप्टर खींच देंगे। अब आपके लिए होमवर्क है, ये बिजली का बिल देने में हालत खराब हो जा रही है, देख रहे हो 3 बार एसी बंद कर रहा हूँ। तो आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हर एक बच्चा जब हमसे जुड़ेगा तो वो बेहतर शिक्षा प्राप्त करेगा। डिजायर पॉइंट पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट चलते हैं। अपने मित्रों को बताइए, और सारी क्लासेस लाइव चलती हैं, लाइव क्लासेस से जुड़िए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जितने बच्चे हैं उन सब के कानों तक डिजायर पॉइंट का नाम पहुंचाना, ये आपका होमवर्क है। इस देश का हर बच्चा डिजायर पॉइंट से पढ़ना चाहिए, इस देश के हर घर में डिजायर पॉइंट से पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, इस देश की हर गली में डिजायर पॉइंट का बच्चा होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। अपने आस पड़ोस में, जिस कोचिंग में अगर आप कहीं जाते हैं पढ़ने तो उस कोचिंग में, जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं उस विद्यालय में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास के सभी मित्र मंडली के साथ आपको डिजायर पॉइंट के बारे में चर्चा करनी है। उन्हें बताना है कि डिजायर पॉइंट पर हिंदी माध्यम के सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, उनसे कहिए कि वो भी अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि यह वीडियो इस देश के हर घर तक पहुंच सके। ये आपका होमवर्क है। और कंप्लीट कोर्स के लिए नोट्स भी तो चाहिए, क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, नोट्स के लिए और कंप्लीट ग्रामर पढ़ने के लिए आप हमारे डिजायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सीधा आप प्ले स्टोर पर चले जाइए। प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर लीजिएगा DESIRE और POINT, डिजायर पॉइंट सर्च करेंगे, हमारा लोगो वही है जो चैनल का लोगो है, DP आ जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके ऐप पर रजिस्टर कर लेना है। नाम, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम में मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा अगर कुछ ना समझ में आए तो। पासवर्ड, सारी डिटेल्स वहाँ पर दी जाएंगी जो कही जाएंगी भरने के लिए, वो सारी डिटेल्स भरकर रजिस्टर कर लीजिएगा। ऐप पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और 9वीं 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान कंप्लीट कोर्स नोट्स के साथ और डाउट सेशन के साथ पढ़ाया जाता है। अक्टूबर तक आपका पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें आपको सभी चैप्टर के वन शॉट और पिछले 10 सालों से बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। चैप्टर्स का वन शॉट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और जितने मॉडल पेपर पिछले 10 साल के हैं वो सारे मॉडल पेपर एक तरफ से सॉल्व कराए जाएंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। किसी भी तरह की आपको समस्या हो तो नीचे लाल रंग की पट्टी में कोचिंग का नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉल करके जुड़ सकते हैं। मैं, मेरी संस्था, मेरे अध्यापक, जितनी हमारी क्षमता है हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए, इस वीडियो को भारत के हर बच्चे तक पहुंचाइए, खूब शेयर कीजिए, और अपने विद्यालय में, अपने आस पड़ोस में सभी मित्रों के साथ डिजायर पॉइंट पर चर्चा कीजिए, डिजायर पॉइंट के बारे में उन सबको बताइए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो लेक्चर चाहे फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथ्स के हों, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, जैसे ही अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों के साथ डिजायर पॉइंट वीडियोस को शेयर करेंगे, सभी दोस्तों को, आस पड़ोस के बच्चों को डिजायर पॉइंट के बारे में बताएंगे। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस देश के हर घर तक पहुंचने में डिजायर पॉइंट की और मेरी मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी नए वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट आई वांट टू ड्राइव अ कार कहानी के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूं। नमस्ते।